everyone. I am Dr. अलका पांडे. आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेसेस है उसके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर्स 2018, 2019 एंड 2020 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम 2018 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. पहला सवाल है मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. इसके कई पार्ट्स हैं, तो ये पहला पार्ट है. सेकंड पार्ट है ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी. थर्ड पार्ट है राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन द बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल. और द फोर्थ पार्ट है राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स. ये एक इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो इसका चॉइस क्वेश्चन क्या है आइए वो भी देख लेते हैं. इसका चॉइस क्वेश्चन है डिफाइन एक्सक्रीशन. इसका सेकेंड पार्ट है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी. और थर्ड पार्ट है ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. ए फॉर्म यूरिन, बी इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी एंड सी स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट. तो ये क्वेश्चन है चॉइस क्वेश्चन. तो पहला पार्ट लेते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है वो पूछा है कि विच आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. सो वी ऑल नो दैट द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर द फ्लूइड मीडियम विच इज प्लाज्मा इन विच द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड which are known as the blood corpuscles. So the two main components of blood are plasma and blood corpuscles. Coming to the second part में पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे बताना है कि क्या क्या उसका पाथवे रहता है. So the movement of oxygenated blood from the lungs to the heart, पहली बात तो it is called the pulmonary circulation, and the pathway which it takes is shown in the figure, flow chart below. Let's see how it goes about. So the oxygenated blood from the lungs, it comes from the lungs, it is oxygenated there, and then from there it is carried by the pulmonary vein to the heart. Heart में कौन सा चेम्बर उसको लेता है? The left atrium. Left atrium में ये oxygenated blood receive होता है. So from the left atrium, this blood is pumped into the left ventricle. इस लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को एओर्टा के थ्रू सारी बॉडी में पास आउट कर देता है. सो दिस इज द बेसिक pathway which is followed by the blood which comes from the lungs to the heart, and then you can see it over here. It is following these pathways. Now the third part says the function of the valves which are present between the atria and the ventricle. Now between the atria and the ventricle are present valves. जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व. इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड. मतलब एट्रिया से एक बार ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो ये क्लोज हो जाती है जिससे कि ब्लड वापस ना जाए. सो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द valves. The fourth part asks what is one basic difference between arteries and veins. So the one basic difference is between arteries and veins is that arteries have thick muscular and elastic walls whereas the veins have thin walls. इसके अलावा भी बहुत सारे differences हैं. आप लिख सकते हैं arteries carry pure blood except pulmonary artery of course, and veins carry pure blood except pulmonary veins. इसके अलावा आप लिख सकते हो कि arteries carry blood from the heart away from the heart and veins carry blood towards the heart. तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो. एक ही पूछा गया, एक ही फंक्शन, एक ही डिफरेंस, तो आप इसमें से कोई सा भी एक डिफरेंस यहाँ लिख सकते हो. अब चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे जो सेकंड चॉइस दी हुई है इंटरनल चॉइस. और तो इसमें भी तीन पार्ट्स हैं. पहला पार्ट कहता है डिफाइन एक्सक्रीशन, दूसरा पार्ट कहता है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी, और तीसरा पार्ट कहता है draw excretory system in human beings and label the following organs of excretory system which perform the following functions. तो ये functions जो लिखे हुए हैं, ये functions कौन कौन से organs perform करते हैं, ये हमको basically एक excretory system का diagram draw करके और इनको उसमें label करना है. तो आइए देखते हैं इसका solutions. पहले part का यानी definition of excretion.
So excretion is the biological process by which an organism removes the harmful metabolic wastes, which are nitrogenous wastes, from the body. So this is the basic definition of excretion. Second part पूछा है कि filtration unit कौन सा है kidney का. So the nephron is the basic filtration unit present in the kidney. Third part, इसका डायग्राम बनेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनेगा, और उसमें पहला जो पूछा है, ए पोर्शन पूछा है कि द ऑर्गन विच फॉर्म्स यूरिन. सो द ऑर्गन विच फॉर्म्स यूरिन इज किडनी. सो वील लेबल किडनी ओवर देयर. द सेकंड बी पार्ट है द ऑर्गन विच इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी. सो दैट इज द आंसर इज यूरेटर. एंड थर्ड सी पार्ट में क्या पूछा है, कौन सा ऑर्गन स्टोर्स यूरिन अंटिल इट पासेस आउट. सो कौन सा ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पे कि यूरिन स्टोर्ड होती है अंटिल इट इज पास्ड आउट, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर. सो वील लेबल ऑल दीज पार्ट्स इन द फिगर. दिस इज द फिगर. हियर वी हैव लेबल्ड द किडनी. Here we have labeled the kidney. These long tubes are the ureter, and this you can see is the urinary bladder. So we have labeled these three in the figure. Now we'll come to the second question. Now that was from 2018 year. This is from here. We'll discuss the questions that have come in 2019. So this is the question. List two different functions performed by pancreas in our body. Pancreas कौन से दो फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं. तो पहले हमको पता है कि पैंक्रियास जो होते हैं वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है. तो हम इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे. सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि वो एक्सोक्राइन फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है. तो जब एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है तो पैंक्रियास सेक्रीट्स एंजाइम. जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है देन पैंक्रियास रिलीजेस हार्मोन्स. तो सबसे पहले एक्सोक्राइन फंक्शन. एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, इट सेक्रीट्स एंजाइम्स. कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. और वो ट्रिप्सिन और लाइपेज को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, जहां पे कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में सहायक होती है और लाइपेज जो है इट डाइजेस्ट फैट्स. सो एंड एक्सोक्राइन फंक्शन में ट्रिप्सिन सेक्रीट्स द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स रेस्पेक्टिवली. For the endocrine function, it is secreting hormones such as the insulin and glucagon, and both these hormones they regulate the sugar levels in the blood. So these are the two functions which are taken up by the pancreas in the body. So now coming to question number 3. Question number 3 has two parts, A and B, and each part has subparts as you can see here. So A has 1, 2, 3, 4 subparts, whereas B has 2 subparts. So let's see what the question number 3A has to say. Write the function of the following in the human alimentary canal. First, saliva. Second, HCl in stomach. Third, bile juice. And fourth, villi. इन चारों के हमें फंक्शंस बताने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल में. और बी पार्ट क्या है, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स. 1 पेप्सिन एंड 2 लाइपेज. तो इनके भी एक एक फंक्शन हमें इन एंजाइम्स के बताने हैं. तो पहले हम आ जाते हैं ए पार्ट ले लेते हैं. ए पार्ट का पहला फर्स्ट इज सलाइवा. सो फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग आर, फर्स्ट वन इज सलाइवा. सलाइवा के क्या फंक्शंस होते हैं, सलाइवा ल्यूब्रिकेट्स द फूड सो दैट इट हेल्प्स इन swallowing. एंड दूसरा फंक्शन होता है कि इट सेक्रीट्स द एंजाइम salivary amylase which is also known as ptyalin, and this salivary amylase helps in converting the starch into sugar. And this salivary amylase is secreted in the oral cavity, and it acts when the food is chewed in the mouth. So these are the two functions of saliva. Then second we come to HCl in stomach. HCl in stomach. HCl का क्या काम होता है स्टमक में. सबसे पहला काम जो होता है कि वो उस स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है. So first function is that it creates an acidic medium in the stomach, जिससे कि जो पेप्सिन एंजाइम होती है वो अपना फंक्शन कर सके, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए. एंड दूसरा फंक्शन इसका होता है कि इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड. जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको ये एसिड किल कर देता है. द थर्ड पोर्शन
बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स होते हैं जो कि लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर वो एक्शन करता है और इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को वो स्मॉलर टाइनी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है सो दैट इट्स डाइजेशन बिकम्स इजियर. This process is known as emulsification. So bile juice basically emulsifies the large fat globules and this facilitates the digestion of the fats. Fourth, the function of the villi. Villi, as we know, is present in the walls of the small intestine. They are finger-like projections and they increase the surface area of the small intestine many folds. बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, इसलिए जरूरी है कि वहां पे एक लार्ज सरफेस एरिया हो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, और ये विलाई करता है ये काम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैन अकर. दूसरा, विलाई में एक और फंक्शन ये करता है कि इट इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स, जिससे कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है दैट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स, ईच एंड एवरी सेल्स. सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस इज द ए पार्ट. कमिंग टू द बी पार्ट, we have to tell one functions each of these following two enzymes. So first we'll take the enzyme pepsin. Pepsin, as we know, is a proteolytic enzyme. Proteolytic enzyme matlab it will act on the proteins and help in its digestion. So it's a proteolytic enzyme and it converts the proteins into dipeptides. This is one function of pepsin. And secondly, we come to the lipase. Lipase क्या है? Lipase is breaks down. Lipase comes from the pancreatic juice and it breaks down the emulsified fat. जो bile juice ने जो fats large globules of fat को emulsify कर दिया है, उस पे ये enzyme lipase जो है वो act करती है and it breaks the fat into fatty acids and glycerol. Coming to the next question. Question number 4. Explain the process of aerobic respiration in mitochondria of the cell and anaerobic respiration in yeast and muscle with the help of word equations. So the aerobic and anaerobic respirations can be seen in the flow chart. So in both the aerobic and anaerobic respiration, the first step is the conversion of glucose, which is 6 carbon molecule, into pyruvate, which is 3 carbon molecule. This is the first step and this occurs in the cytoplasm. So first, in case of aerobic respiration, which occurs in the mitochondria, the pyruvate is converted into carbon dioxide and water and energy is released. Here the complete oxidation of the substrate occurs. In case of absence of oxygen, which is in the yeast, the pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide and energy is again released, which is lesser in amount as compared to the aerobic respiration. In case of our skeletal muscles during fatigue, जब स्केलेटल मसल्स थक जाते हैं या रिगरस एक्सरसाइज के कारण जब थकान हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस केस में भी हमारी स्केलेटल मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसमें क्या होता है कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज रिलीज. सो दीज आर द 3 pathways which have been asked in the question by which the glucose molecule is oxidized. Next question, question number 5. Write 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the products formed in each case. Now this is more or less similar to the previous question. इसमें खाली इन्होंने human body में होने वाले जो pathways हैं उनके बारे में ही खाली पूछा हुआ है, yeast का नहीं पूछा है. तो it is almost like the previous question. इसमें क्या है कि जो ग्लूकोज है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी में भी एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो स्केलेटल मसल में पाया जाता है. सो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड. So and during anaerobic respiration in the muscles, the glucose is converted into lactic acid and energy. So these are the 2 pathways which are found in the human body. Question number 6. How is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? Now, oxygen, as you know, is transported by the red blood cells. The pigment present in the red blood cells is hemoglobin. Hemoglobin has high affinity with
oxygen and it forms oxyhemoglobin, and in this form it transports it throughout the body. So this is the way how oxygen is transported to the various cells of the body. Regarding carbon dioxide is more soluble in water than the oxygen, so it is transported in dissolved state in our blood to the various cells. So this is how carbon dioxide and oxygen are transported. Question number 7. Define the term transpiration. Design an experiment to demonstrate this process. So it has two parts. First of all, the definition of transpiration. So the definition of transpiration is a process in which there is loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant body. This process is transpiration. Next is the design of the experiment to show transpiration. So इसमें क्या करना है? We have to take a healthy pot, plant लगाना है, उसमें अच्छे से उसको वाटर करना है, वाटर करके उसको एरियल पार्ट्स को छोड़ के बाकी पार्ट को प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है. वी हैव टू कीप इट ऑन अ ग्लास प्लेट, कवर इट विथ अ बेल जार. मतलब कि पूरा हमारा जो सेटअप है वो एयर टाइट होना चाहिए. अब इस सेटअप को हमें धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उसे ऑब्जर्व करेंगे. जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि बेल जार के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है. तो ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कहाँ आई? These came because of the process of transpiration, क्योंकि लीव्स से वो लॉस हुआ वाटर वेपर और वो जाके कंडेंस हो गया बेल जार पे, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देता है. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच विल शो द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच. तीनों ब्लड वेसल्स के नाम लिखने हैं और सबका एक एक इंपॉर्टेंट फीचर देना है. तो 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है हमारे बॉडी में? Arteries, veins and capillaries. These are the 3 blood vessels in our body. Now one important feature of each. Arteries, they carry blood away from the heart. This is the one important feature. एक और लिख सकते हो आप कि they carry oxygenated blood except the pulmonary artery. Veins, they carry blood towards the heart. Veins carry deoxygenated blood except the pulmonary vein. Capillaries are very thin blood vessels with thin walls, and they in the capillaries the exchange of materials between the tissues and the surrounding space occurs. तो ये इसमें कोई भी एक आप इसमें लिख सकते हो क्योंकि 1 पूछा है उसमें फीचर, तो इसमें से कोई भी एक फीचर आप इन तीनों में से लिख सकते हो. नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. अब यहाँ से 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. 2020 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो गए. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग: यूरिनरी ब्लैडर, लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर. ये क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें भी ये सेम दूसरी तरीके से पूछ रखा है उसमें, लेकिन सेम वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है और उसमें आपको इन तीनों को लेबल करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और उसका 3rd पार्ट था. तो जो और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो और पार्ट था उसमें इंटरनल चॉइस थी, तो जो और पार्ट है उसका 1 का 3 पार्ट में आपको यही आंसर मिल जाएगा. तो आप वहां से रेफर करेंगे इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. इसके भी 2 पार्ट्स हैं. पार्ट ए, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. First, enzyme trypsin. Second, enzyme lipase. B part इसका है, list 2 functions of the finger-like projections present in the small intestine. अब ये भी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रोक्यूरेटिक एंजाइम है जो कि, और लाइपेज जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है. तो हमने इन दोनों का रोल वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां रेफर कर सकते हो. और दूसरा क्वेश्चन जो है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर विलाई. इसका भी हमने रोल फंक्शन वहां पे डिस्कस किया हुआ है उसी क्वेश्चन में. उसी क्वेश्चन के ए पार्ट के 4th पार्ट में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई का रोल टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, ऑब्वियसली टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 ए, how do leaves of a plants help in excretion? Explain briefly. And B part है, describe the structure and function of nephron. यानी दोनों का पूछा हुआ है. प्लांट्स के केस में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनिमल के केस में एक्सक्रीटरी सिस्टम.
तो पहले हम लेते हैं ए पार्ट, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन. तो लीव्स ऑफ प्लांट्स, हाउ दे, जस्ट लाइक एनिमल्स, इवन इन प्लांट्स देयर इज एक्सक्रीशन. प्लांट्स पे क्या क्या कैसे एक्सक्रीशन होता है कि जो लीव्स होती हैं उसमें ये एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट्स जो है जाके कलेक्ट हो जाते हैं. और हमें पता है कि लीव्स जो है वो आफ्टर सम टाइम दे फॉल ऑफ. सो द एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट्स दे गेट कलेक्टेड इन द लीव्स and the leaves ultimately fall off, so they get rid of the metabolic wastes. दूसरा, जो gaseous excretory products plant में होते हैं, यानी कि CO2 during the respiration and O2 during photosynthesis, ये दोनों ही leaf stomatal pores से diffuse out हो जाते हैं. तो इस तरह से leaf जो है plant के excretion में plays a major role. Coming to the structure of nephron, nephron which is the structural and functional unit, ये B part है question का. So nephron is the structural and functional unit of kidney. Now coming to the structure of nephron, on the upper part of the nephron, we can see that on the upper part of the nephron is a cup-shaped structure which is known as the Bowman's capsule. And in this Bowman's capsule, there is a tuft of capillary which is known as glomerulus. This cup-like structure is Bowman's capsule. And inside the Bowman's capsule is the glomerulus. Now this is glomerulus के posterior end से एक tube shaped structure निकलता है जिसको कि हम tubule कहते हैं. तो tubule and glomerulus they together make the nephron. Now this tubule, as we can see that at one end it is attached to the glomerulus and on the other end it is connected to the connecting duct of the kidney. So this is the structure of the nephron. They have also asked about the functions of the nephron, structure and function of the nephron. So what is the function of nephron? Basic function of nephron is to filter the blood. All the metabolites. Now what happens when the blood enters the glomerulus? Some molecules like glucose, water, amino acid and minerals, they get filtered and the filtration is known as ultrafiltration. इसका मतलब कि ये except the blood cells and the proteins, rest all the molecules they get filtered out here. So this filtrate which comes out of the glomerulus, it comes down to the tubules and tubules में again जो है कुछ substances जैसे कि glucose, amino acid and most of the water, it gets reabsorbed in the tubule and the remaining filtrate is known as urine and that urine passes through the tubule and it goes into the connecting duct of the kidney. From there it goes to the ureter and urinary bladder and finally to the urethra and gets passed out. Now the 12th question is give reasons और इसके बहुत सारे parts हैं A, B, C, D, E. जैसे कि हम देख सकते हैं तो पहला है A part जिसमें कि पूछा है कि ventricles have thicker muscular walls than the atria. इसका reason देना है. B है why reason for transport system in plant is slow. Third है circulation of blood in aquatic vertebrates differs from that of terrestrial vertebrates. And fourth है during the daytime water and minerals travel faster through the xylem as compared to the night. Fifth है veins have valves whereas the arteries do not. तो इनको हम one by one करके ले लेते हैं. सबसे पहले ventricles have thicker. Why have ventricles thicker wall? क्योंकि क्या होता है कि वेंट्रिकल्स में हमें पता है कि एट्रिया से जो ब्लड होता है वो फ्लो के वेंट्रिकल्स में आ जाता है और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको पूरी बॉडी में पुश करना होता है. तो प्रेशर इज वेरी हाई इन द वेंट्रिकल्स, देयरफॉर वेंट्रिकल्स दे हैव टू जनरेट मोर फोर्स एंड दैट्स व्हाई दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स. सो दिस इज द रीजन व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स. कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा कि प्लांट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट स्लो क्यों होता है. तो प्लांट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट स्लोअर इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में दैट इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्सेस विच सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपिरेशन. तो इसलिए प्लांट्स में स्लोअर होता है. सी पार्ट में क्या पूछता है? सी पार्ट में पूछा है कि हाउ इज सर्कुलेशन इन of blood in aquatic vertebrates different from terrestrial vertebrates. So in aquatic vertebrates they take in oxygen from the water which is dissolved, oxygen which is dissolved in the water, the aquatic animals take in from there. उस ऑक्सीजन को वो ब्रीथ इन करते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं.
इसके अलावा फिशेस में हमको पता है कि दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, और हार्ट में जो है ब्लड एक ही बार जाता है, यानी सर्कुलेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो एक सर्किट फॉर्म नहीं करता, इट्स जस्ट अ यूनिडायरेक्शनल, इट टेक्स अ यूनिडायरेक्शनल पाथवे. So this is how the circulation of blood is different in aquatic animals than the terrestrial animals. We come to the D part. D part में पूछा है कि क्यों डे टाइम में ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के द्वारा. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि डे टाइम में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, इसलिए वाटर रूट से जो है एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि रूट से जब एक वाटर कॉलम बन जाता है, पहले तो एक डिफ्यूजन जब होता है सॉइल से, जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो डिफ्यूज होकर के रूट्स में आ गए, रूट्स में एक कॉलम बन गया जो कि ऊपर की ओर खींचता जाता है. ट्रांसपिरेशन फोर्सेस जो होती है उसको और ग्रेटर हाइट्स तक ले जाने में सहायक होती है, और दिन के टाइम में ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस एट अ हायर रेट. सो दैट्स व्हाई मोर एंड मोर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे टाइम. द ई पार्ट में पूछा हुआ है कि वेन्स में वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होती हैं और आर्टरीज में क्यों नहीं. तो इसका रीजन क्या है? वेन्स में आपको पता है कि वेन्स से इम्प्योर ब्लड बॉडी से हार्ट की ओर आता है, तो वेन्स में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है दैट इज वेरी लो, बहुत कम प्रेशर होता है, तो उसमें इसलिए वाल्व प्रेजेंट होती है. वाल्व प्रेजेंट होने के 2 रीजन होते हैं. एक तो वो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो, कि भाई इतना स्लो प्रेशर से आ रहा है तो बैक फ्लो ना हो. दूसरा, it pushes also, it gives it some thrust, the valves, they give it some thrust. और इसीलिए आर्टरी में नहीं वाल्व्स प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर वैसे ही बहुत फास्ट हाई होता है, बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, बहुत फास्ट फ्लो करता है, इसलिए आर्टरीज में वाल्व्स की जरूरत नहीं होती है. सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस ईयर से लिया और आज डिस्कस किया आपके साथ. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच.